Okay. So now we are going to start with the next topic of quantitative aptitude for NTAC, that is ratio and proportions. Ratio and proportions के सारे concept आज ही के क्लास में खत्म हो जाएंगे. Again, the entire target will be to learn tricks. ठीक है, कुछ particular types of questions है जहां पे हम tricks लगा सकते हैं. ठीक है, तो वो tricks के ऊपर ही हमारी आज की क्लास का main motto रहने वाला है. Okay, so let's proceed. रेशियो क्या होता है? So we use ratios to make comparison between two things, right? हम ratios को comparison के लिए ही mainly use करते हैं. In fact क्लास 8 में जो चैप्टर आता है comparing quantities, तो क्लास 8 की comparing quantities में भी आप लोग कहीं ना कहीं ratios को एक बार वहां पे थोड़ा पढ़ते ही हो. So we use ratios to make comparison between two things, and when we express ratio in words, जब हम बोलते हैं ना, we use the word to. We say the ratio of something to something else. जैसे कि मान लो आपके पास अभी वॉलेट में 100 रुपए हैं, मेरे पास वॉलेट में 200 रुपए हैं, तो हम अपने अमाउंट्स की रेशियो को कैसे बोलेंगे? 100:200, 100:200, ठीक है, या 200:100. तो जब बोलने के टाइम पे वो जो रेशियो को कहीं ना कहीं हम लोग टू वर्ड हम लोग यूज करते हैं वहां पे. ठीक है, वी यूज टू वर्ड. नाउ okay, everyone, please pay focus here. Divyanshu Singh, how many topics are there? I don't think this is the right time to ask this question. Either at the end of the class or very starting of the class. When the topic has started, pay focus here. Okay. Next, the ratio of two quantities. Third point क्या है? The ratio of two quantities A and B of same units. It's very important, students. हम ratio same units के ऊपर बात करते हैं. हम कभी भी ये नहीं बात करेंगे कि 100 किलो को हम 100 लोगों के साथ कंपेयर करेंगे. We will compare 100 kilos with 150 kilos or 200 kilos. So comparison is done between similar quantities having same units. Okay, you do comparison between quantities having same units. केजी वाली चीज को हम लोग या वजन वाली चीज को वजन के साथ ही कंपेयर करेंगे, और लेंथ वाली चीज को लेंथ के साथ ही कंपेयर किया जाएगा. जैसे कि मान लो दो लोगों की हाइट को हम कंपेयर करें, या फिर दो लोगों के दो बिल्डिंग्स की हाइट को हम कंपेयर करें. ठीक है, या फिर दो ट्रैक्स, या हो गया एक यहां से पटना जाने का डिस्टेंस और यहां से लेट्स से दिल्ली जाने के डिस्टेंस, हम इनको कंपैरिजन कर सकते हैं. तो द वेरी फर्स्ट थिंग, कंपैरिजन इज डन बिटवीन सिमिलर आइटम्स. सिमिलर आइटम्स मतलब सेम क्वांटिटीज. लेंथ के बीच में कंपैरिजन होगा. ठीक है, दो लेंथ, तीन लेंथ, चार लेंथ, इनके बीच में कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन आप लेंथ को वजन के साथ कंपेयर नहीं करोगे. ठीक है, तो यहाँ से पटना जाने का लेंथ है मान लो 70 किलोमीटर, और यहाँ लेट्स से किसी का वजन है 80 केजी, तो आप 70 किलोमीटर को 80 केजी के साथ कंपैरिजन हम लोग नहीं करते हैं. ठीक है, सो द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज A एंड B ऑफ सेम यूनिट इज द फ्रैक्शन A/B. हम इसको A/B भी बोलते हैं, राइट? ये A/B भी होता है, और इसको हम कैसे पढ़ते हैं? A/B, राइट? we read it as A/B. A/B को ही A/B कहते हो. एंड द डिनोमिनेटर, मैथ्स में कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता, so इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है where B is not equal to 0, right? Fourth point, multiplying or dividing each term of a ratio by the same non-zero number will give an equal ratio. यहाँ पे लिख देता हूँ, multiplying or dividing each term of a ratio by a common number. तो गाइस ये कह रहा है कि अगर एक रेशियो है और एक रेशियो के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपने एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, तो उससे रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं आता है. जैसे एग्जांपल की तौर पे 2/4 इज द सेम एज 1/2. 2/4 रेशियो को 1/2 रेशियो बोला जा सकता है. ठीक है, इनफैक्ट 1/2 can be written as 2/4. It can also be written as 3/6. It can also be written as 1000/2000. Or it can also be written as let's say 70/140. ये सारी रेशियोज की वैल्यू क्या है? इन सारी रेशियोज की वैल्यू सेम है. All of them are corresponding to 1/2. You are getting the other values, you can say by multiplying. 2 मल्टीप्लाई किया तो 2/4 आ गया, 3 मल्टीप्लाई किया तो 3/6 आ गया, 1000 मल्टीप्लाई किया तो 1000/2000 आ गया, 70 मल्टीप्लाई किया तो 70/140 आ गया, एंड सो ऑन. ठीक है,
नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ये याद रखनी होती है. समटाइम्स दे माइट आस्क क्वेश्चन ऑन दिस. तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज? तो सबसे पहले आता है डुप्लीकेट रेशियो. डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है इट इज द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स. जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी रेशियो दिया हुआ है x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. तो अगर एक सिंपल सा यहां पे आपसे सवाल पूछा जाए, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4 इज, स्क्वायर कर दो, पूरे रेशियो को स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये बोला जाएगा डुप्लीकेट रेशियो. नीचे है सेकंड वाले पॉइंट पे सब डुप्लीकेट. सब डुप्लीकेट का मतलब होता है आपने रेशियो का स्क्वायर रूट ले लिया. डुप्लीकेट में क्या होता है? डुप्लीकेट में स्क्वायर करते हैं. सब डुप्लीकेट में क्या होगा? हम उसका रूट लेंगे. तो यहां पे अगर हम लोग बात करें सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4, 3/4 की जगह एक काम करते हैं, हम यहां रख लेते हैं लेट्स से 16/25. अब मुझे 16/25 इस रेशियो का सब डुप्लीकेट रेशियो कैलकुलेट करना है. तो आप क्या करोगे? आप इसका रूट कैलकुलेट करोगे. 16/25 का रूट कैलकुलेट करोगे, वो कितना आएगा? 16 का रूट 4 हो जाएगा एंड 25 का रूट 5 हो जाएगा. सो द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 16/25 इज 4/5. ओके. नेक्स्ट आता है ट्रिप्लीकेट. अब डुप्लीकेट में हमने क्या किया था? एक तरीके से स्क्वायर किया था. ट्रिप्लीकेट में क्या लग रहा है उस हिसाब से क्या होगा? हम क्यूब कर देंगे. ठीक है, हम क्यूब कर देंगे. तो अगर हमारे पास रेशियो दिया हुआ है मान लो 3/4 और हम इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? वी विल जस्ट क्यूब, पूरे रेशियो को क्यूब कर दोगे. तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 एंड 4 का क्यूब हो जाएगा 64. ठीक है. नेक्स्ट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो. ऑब्वियस ही बात है, नाम से आइडिया लग गया होगा. डुप्लीकेट में स्क्वायर किया था तो सब डुप्लीकेट में रूट लिया था. ट्रिप्लीकेट में क्यूब किया है तो सब ट्रिप्लीकेट में क्या होगा? क्यूब रूट लिया जाएगा. ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट इज द रेशियो बिटवीन द क्यूब रूट ऑफ द नंबर्स. एंड लास्ट में आता है कंपाउंड रेशियो. व्हाट इज कंपाउंड रेशियो? सो इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म्स इन एवरी रेशियो टू दैट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेकंड टर्म इन एवरी रेशियो. ये कह रहा है कि अगर हमारे पास 2 3 4 5 कितने भी रेशियोज दिए हुए हैं, ठीक है, 2 3 4 5 कितने भी रेशियो दिए हुए हैं, अगर हमको क्वेश्चन में पूछा जाता है उनका कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए, तो आप क्या करोगे? उन सारी रेशियोज का न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे डिवाइडेड बाय सारे रेशियोज के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है. तो आप देखिए जैसे कि यहाँ पे पहला रेशियो a/x, दूसरा रेशियो है b/y, तीसरा रेशियो c/z. अगर आपको इन तीन रेशियोज का कंपाउंड रेशियो पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है? आपको आपने तीनों के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया तो abc मल्टीप्लाई हो गया, फिर तीनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो xyz हो गया. तो यू गेट abc अपॉन xyz. ठीक है. जैसे कि मान लीजिए इफ आई टेक फाइंड कंपाउंड रेशियो of 1:2, 2:4, 5:7, 1:9. मान लीजिए कि मुझे इन सब का कंपाउंड रेशियो बताना है. क्या होगा गाइस? जल्दी बताओ. व्हाट विल बी द कंपाउंड रेशियो? इनका कंपाउंड रेशियो क्या होगा? मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स. तो न्यूमरेटर को अगर देखोगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर है ये, यहाँ न्यूमरेटर है ये, यहाँ न्यूमरेटर है 5, यहाँ न्यूमरेटर है 1. तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई. अब आपको सबके डिनोमिनेटर्स को देखना है. सबके डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 9. तो नाउ इट इज 2 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 9. अल्टीमेटली कितना हो गया ये? तो ऊपर हो गया 10, नीचे हो गया 8 7 56, 56 इंटू 9, 50 इंटू 9 450,
6 9 54, तो 450 प्लस 54 504 हो गया। 2 से डिवाइड करोगे तो ऊपर 5 और यहाँ पे 252 आएगा, राइट। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग दिस। ये बहुत सिंपल वाला पार्ट है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, एज सच कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। दिस इज जस्ट टू रिमेंबर, ट्रिक्स तो अभी आएंगे आगे, ओके। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अब ये था बेसिक रेशियो वाला, ठीक है, थ्योरी। सिमिलरली ये प्रोपोर्शन में भी छोटी सी थ्योरी है, उसको देख लेते हैं। सो द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज मतलब दो रेशियोज अगर बराबर होंगे तो हम बोलेंगे कि वो रेशियो जो है वो प्रोपोर्शन में है। दूसरा तरीका क्या होता है, इफ ए बाई बी, इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी। अगर ए बाई बी का रेशियो इज इक्वल टू सी बाई डी का रेशियो होता है तो हम लिखते कैसे हैं, राइटिंग क्या होती है। तो देखिए ए के बाद हमने सिंगल कॉलन दिया, बी लिखा, फिर हमने देखो यहाँ पे डबल कॉलन दिया है, डबल कॉलन देके फिर सी इज टू डी लिखा हुआ है, एंड वी से दैट ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। ध्यान से देखिएगा, जो सबसे ऊपर पहले आया वो ए लिखा हुआ है, ठीक है, फिर पहला रेशियो का डिनोमिनेटर सेकंड पोजीशन पे है, फिर सेकंड रेशियो का न्यूमरेटर थर्ड पोजीशन पे लिखा हुआ है, और सेकंड रेशियो का डिनोमिनेटर फोर्थ पोजीशन पे लिखा हुआ है। तो अगर आपको ये कहीं पे दिखे ए बी सी डी आर इन रेशियो, तो आपको पता चल जाना चाहिए दैट ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ठीक है। आपको पता चल जाना चाहिए दैट ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे a by b is equal to c by d। अब स्टूडेंट्स जब आपको ये चीज दिखती है ना, तो इसमें a का और d का नाम क्या लिखा हुआ है। a एंड d को बोला जाता है एक्सट्रीम्स, और b और c को बोला जाता है मीन। a और d को बोला जाता है एक्सट्रीम्स, और b और c को बोला जाता है मीन्स, ओके। निहारिका इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगर दो रेशियो इक्वल है, जैसे कि अगर मैं बात करूं 2/4 इज इक्वल टू 1/2, दोनों रेशियो बराबर है, 2/4 इज इक्वल टू 1/2 बराबर है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आप यहाँ पे बोलोगे कि 2,4,1,2 2,4,1,2 आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। हम यहाँ पे बोलेंगे दैट दे आर इन प्रोपोर्शन, ओके। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहां से क्या मिलने वाला है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ए के साथ डी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बी के साथ सी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने अभी यहाँ पे ए और डी को एक्सट्रीम बोला था, बी और सी को मीन बोला था। तो जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अब हमको क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो अगली लाइन यही लिखी हुई है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एंड दस ए बाई बी या a is to b is proportional to c is to d। तो यहाँ पे एक implies का साइन आएगा, implies b into c is equal to a into d, ठीक है। It's a simple theory guys, you have to remember this, tricks will come later on। ये बस स्टार्टिंग है, तो जो थ्योरी था वो हमने डील कर लिया, राइट। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें देखी है, हमने बस अभी देखा रेशियो क्या होता है, उसके बाद रेशियो के अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है। फिर हमने देखा डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या है, तो स्क्वायर कर दो रेशियो को, जो डुप्लीकेट रेशियो आ गया। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है, तो उसका स्क्वायर रूट ले लो रेशियो का, तो सब डुप्लीकेट रेशियो आ जाता है। ट्रिप्लीकेट में क्यूब कर दो, सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट ले लो, और कंपाउंड रेशियो में न्यूमरेटर सारे रेशियोज के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइडेड बाय सारे रेशियोज के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए। कंपाउंड रेशियो से भी आपको एक सिंगल रेशियो मिलने वाला है। फिर आया था प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में हमने बोला था कि इफ टू रेशियोज आर इक्वल, तो हम बोलेंगे कि द रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन, लाइक इफ a is to b is equal to c is to d, तो वहां पे हम लिखेंगे a b c d आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल सा छोटा मोटा सवाल क्या बन सकता है, if 2 is to 4 .
चलो, तो अब आपको जब ये दिख रहा है तो आपको x की वैल्यू बतानी है। कितना होगा x का वैल्यू? वेरी गुड अपूर्वा। दिवेश सही है, अनुराग सही है, दिव्यांशु करेक्ट, रोहित रॉकी करेक्ट, अंकित अमृत अखिलेश सही है, शिखर स्मृति शुभम मिष्टी अनुभव शानवी शुभम ओम अनुभव आकाश करेक्ट, बादल करेक्ट है, सक्षम विवेक आंसर इज करेक्ट, रागिनी गलत, अदिति करेक्ट, साहिल गलत, आन्या करेक्ट, नैन्सी करेक्ट, निहारिका राहुल सही है, कंगना गलत, एक्स की वैल्यू निकालनी है कंगना, अंकित सही है, प्रियांशु गलत। देखो अब जब आपको ये दिख रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि यहां से आपको इक्वेशन क्या लिखना है। आपको यहां से इक्वेशन लिखना होगा 2/4 इज इक्वल टू 7/x, आपको ये लिखना पड़ेगा। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो 2/4 क्या हो गया, दिस इज 1/2 हो गया ना, 1/2 हो गया। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो x आपका वहां क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, और ये जो 2 दिख रहा है इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7 × 2 हो गया 14, तो x की वैल्यू यहां से 14 निकल कर आएगी। ठीक है, x की वैल्यू 14 निकल कर आएगी। साहिल गलती, अच्छा 2 आई थिंक वो क्रॉस मल्टीप्लाई की बात कर रहे हो। सुमित करेक्ट था, टॉपिक करेक्ट था, रागिनी नाउ इट वाज करेक्ट, करिश्मा इट इज करेक्ट। चलिए, तो दिस इज अ बेसिक थ्योरी वाला पार्ट। हाँ, ये हमारे 15-20 मिनट इसमें निकल गए। अब आते हैं हम लोग, अच्छा ये थोड़ा सा बच गया। अच्छा एबीसीडी जो होता है ना, जब दो रेशियोज इक्वल होते हैं तो उसमें जो नाम होता है, ठीक है, सबका नाम होता है, नामकरण कर देते हैं एक बार। a/b इज इक्वल टू c/d जब होता है तो इसको बोला जाता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसको बोला जाता है सेकंड प्रोपोर्शनल, इसको बोला जाता है थर्ड प्रोपोर्शनल, और इसको बोला जाता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल थर्ड प्रोपोर्शनल के बारे में लिखा हुआ है, बट इन जनरल इफ टू रेशियोज आर इक्वल तो दिस इज द ऑर्डर। ओके, 1 2 3 4। नाउ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या है? मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी इज ए बी। तो बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स की, हमारे पास इफ a/c is equal to c/b, if a/c is equal to c/b, there's some mistake here. I think यहाँ पे रूट होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे रूट होना चाहिए। I'll just check, मतलब मैं चेक करके कंफर्म कर दूंगा, बट एज फार एज आई नो जल्दी में मैं पीपीटी बना रहा था तो ये शायद मिस कर गया मैं, बट इट शुड बी रूट हियर। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि जब आपको ऐसा सिचुएशन मिले, इफ a/c इज इक्वल टू c/, तो हम क्या बोलेंगे, देन वी से a/c/b are in proportion, a/c/b are in proportion। ठीक है, एंड जब हम यहाँ पे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप स्टूडेंट, तो आपको सी स्क्वायर का वैल्यू ए बी मिलेगा, सी स्क्वायर का वैल्यू ए बी मिलेगा, और फिर यहाँ से सी का वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर ए बी, सी का वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर ए बी। तो वहां पे वही चीज लिखी हुई है, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड बी इज रूट ए बी। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड बी इज रूट ए बी। ओके, अब यहाँ पे गाइस ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज अगर देखोगे तो पीछे जो हमने प्रोपोर्शन देखा था ए बी सी डी को प्रोपोर्शन में बोला गया था, जब यहाँ पे ए सी बी को प्रोपोर्शन में बोला गया है तो आपको यहाँ से दो रेशियोज बनाना है। तो ये कुछ ऐसा काम करेगा कि ये आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन होगा, सी आपका सेकंड प्रोपोर्शन होगा, और बी आपका थर्ड प्रोपोर्शन होगा। बट जब आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट a/c अपॉन c/b, यू विल गेट a/c अपॉन c/b। ठीक है, यहाँ पे d नहीं होगा, यहाँ पे d नहीं होगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। अगर चार अलग अलग लेटर्स है a b c d,
तो वो आप हमने कर लिया। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ सिचुएशन वेयर ओनली 3 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। तो वहां पे क्या होता है, फर्स्ट रेशियो का जो डिनोमिनेटर होता है वो सेकंड रेशियो के न्यूमरेटर बराबर होता है। ठीक है, फर्स्ट रेशियो का जो डिनोमिनेटर होता है वो सेकंड रेशियो के न्यूमरेटर के बराबर होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। और जब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर की वैल्यू ए बी आएगी और वहां से सी का वैल्यू आ जाएगा रूट ए बी। ठीक है, यहां से वैल्यू आ जाएगा रूट ए बी, राइट। सो मीन प्रोपोर्शन इज रूट ए बी। क्लियर? वैसे मैं एक बार चेक करके आपको कंफर्म कर दूंगा, बट एज फार एज आई रिमेंबर इस तरीके से करते हैं और रूट ए बी आता है। ठीक है, चलो तो अब हम करते थोड़ा ट्रिक्स वगैरह, राइट। तो नाउ पे फोकस, टारगेट होगा क्वेश्चंस को बिना पेन और पेपर के सॉल्व करने का। तो मैं आपको समझाता हूं ये क्वेश्चन ऐसा किया मैंने कि 5 ट्रिक्स रखे हैं, एक ट्रिक समझाऊंगा, एक क्वेश्चन उसके ऊपर, अगला ट्रिक होगा उसके ऊपर एक क्वेश्चन। तो एक मैं समझाऊंगा और आपको सेम चीज अगले क्वेश्चन पे अप्लाई करनी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सुनिए। प्रेजेंट एजेस ऑफ किरण एंड श्याम आर इन द रेशियो 5:4। किरण और श्याम की जो एजेस है वो 5:4 रेशियो में दिया हुआ है। 3 years hence, 3 साल बाद, the ratio of their ages will become 11:9 respectively. So find the present age of Shyam in years. अब गाइस एक सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछूंगा, यस और नो बताइएगा। अगर क्वेश्चन में बोल दिया है कि किरण और श्याम का जो अभी जो प्रेजेंट एज है वो 5:4 रेशियो में है, तो मैं ये कह सकता हूं कि किरण का जो एज होगा, किरण का जो प्रेजेंट एज होगा वो 5 का कोई मल्टीपल होने वाला है, एंड श्याम का जो प्रेजेंट एज होगा वो 4 इंटू कोई मल्टीपल होगा। टेल मी यस और नो। अगर आपको वो रेशियो दिया हुआ है 5:4, सो आई कैन से दैट किरण का जो प्रेजेंट एज होगा वो कुछ 5 का मल्टीपल होगा और श्याम का जो कोई प्रेजेंट एज होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। तभी जाके रेशियो 5:4 निकल कर आया है ना स्टूडेंट्स, तभी जाके रेशियो 5:4 निकल कर आया है। यस और नो? कोई डाउट है किसी को? ओके ग्रेट। अब देखो आप लोग इसको 5x 4x करके आराम से सॉल्व कर सकते हो, यू आर केपेबल ऑफ दैट। कहीं ना कहीं हमने लीनियर इक्वेशन में ये सारी चीजें की हुई है, बट मेरा टारगेट क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़ के बिना पेन और पेपर के कैसे सॉल्व करें। सो गाइस अभी पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या निकालना है हमको। हमको श्याम का प्रेजेंटेज निकालना है, श्याम का प्रेजेंटेज निकालना है। तो गाइस हमें सबसे पहले फर्स्ट लाइन पढ़ के क्या पता चला, हमको फर्स्ट लाइन पढ़ के क्या पता चला कि श्याम का जो प्रेजेंटेज है वो किसका मल्टीपल है। श्याम का प्रेजेंटेज किसका मल्टीपल है? 4 का मल्टीपल है। तो अगर श्याम का प्रेजेंटेज 4 का मल्टीपल है तो ऑप्शंस के हेल्प से, ऑप्शंस के हेल्प से क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑप्शन बी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो 4 का मल्टीपल नहीं दिख रहा। ऑप्शन सी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो भी 4 का मल्टीपल नहीं दिख रहा। अल्टीमेटली वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीएससी। एनटीएससी में हर क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, राइट। विदाउट पेन एंड पेपर करना है तो व्हाई नॉट वी टेक द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। हमें पता चल गया कि हमारा जो प्रेजेंटेज होगा 4 का रेशियो होने वाला है। सो इफ इट इज गोइंग टू बी अ रेशियो ऑफ 4, it means option B cannot be the answer and option C cannot be the answer. Tell me yes or no. Are you getting this fact? Are you getting this fact students? Right? दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और ट्रस्ट मी यू विल ऑलवेज बी एबल टू एलिमिनेट ऑप्शंस इन दिस वे। ट्रस्ट करना, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन यू विल रियलाइज कि ये हमेशा कर सकते हो। चलो तो हमने एक लाइन पढ़ा तो वहां से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। कितने ऑप्शन बचे? 2 ऑप्शन बचे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? 3 years hence। 3 years hence का मतलब क्या हुआ? 3 साल बाद। 3 साल बाद the ratio of their ages will become 11:9। अब 11 जो होगा वो तो किरण का होगा और 9 जो होगा श्याम का होगा। तो क्या स्टूडेंट इस लैंग्वेज से मैं ये कह सकता हूं कि 3 साल बाद किरण का उम्र जो होने वाला है वो एक 11 का मल्टीपल होगा एंड श्याम का जो उम्र होने वाला है वो एक 9 का मल्टीपल होगा। टेल मी यस और नो। 3 years hence the ratio of their ages will become 11:9। इसका मतलब 3 साल बाद किरण का जो उम्र होगा वो 11 का मल्टीपल होगा
एंड श्याम का जो उम्र होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, लेकिन वो 3 साल बाद होने वाला है, राइट? तो इस बेसिस पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस बचे थे? हमारे पास ऑप्शंस बचे थे 24 एंड 28। तो गाइज अगर मैं ऑप्शन ए 24 में 3 ऐड करता हूं, कितना आया? 27 आया। और अगर मैं ऑप्शन डी में 3 ऐड करता हूं, कितना आया? 31 आया। अब क्योंकि हमको देखना है कि ये वैल्यू श्याम के उस मल्टीपल से सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, तो अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, after 3 years, the age of Shyam needs to be a multiple of 9, right? After 3 years, the age of Shyam needs to be a multiple of 9. And now after adding 3 to 24, you are getting 27. 27 is a multiple of 9, whereas 31 is not a multiple of 9. So on this basis, I can say that even option D will get eliminated and we will be left with option A, which will be our answer, जो हमारा आंसर होगा। आ रही है बात समझ में आप सबको? आर यू गेटिंग दिस? हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ा। फर्स्ट स्टेटमेंट से मुझे पता चला कि श्याम का जो उम्र होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। मैंने ऑप्शंस को गो थ्रू किया, ऑप्शंस में मेरे 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, बचा 2 ऑप्शन। अब उसके लिए मैंने अगली लाइन को पढ़ा। अगला लाइन कह रहा है 3 साल बाद, 3 years hence, the ratio of their ages will become 11:9 respectively। तो 3 साल बाद जो श्याम का उम्र होने वाला है वो 9 का मल्टीपल होगा। तो गाइस क्योंकि हमने ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी को पहले ही एलिमिनेट कर दिया था, तो अब उसको आप देखना नहीं। अब आप क्या करो, ऑप्शन ए को, इनफैक्ट जो मैंने लिखा है ये रेड कलर से, ये आप अपने मन में भी कर सकते थे। 24 में 3 ऐड किया, 27 बन गया। 27 अपना 9 का मल्टीपल है। ऑप्शन डी है 28, 28 में 3 ऐड किया, 31 बन गया। 31 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन डी वहां से एलिमिनेट हो गया और हमारे पास आंसर क्या आया? हमारे पास आंसर आया ऑप्शन ए। निहारिका पूछ रही है कि सर किरण का निकालना होता तो, किरण का निकालना होता तो लॉजिक वुड हैव बीन द सेम, शायद ये ऑप्शंस वहां पे फिट नहीं बैठते। लेकिन अगर किरण का निकालना होता निहारिका, तो पहले आप देखते कि जो किरण की एज है वो 5 का मल्टीपल होगा, तो आप ऑप्शंस में से फिगर आउट करते कि 5 का मल्टीपल कौन सा है। और उसके बाद मान लो कि एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया या 2 एलिमिनेट हो गया या कुछ भी एलिमिनेट हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन कह रहा है 3 साल बाद, तो आप सारे ऑप्शन में फिर 3 ऐड कर देना, फिर देखना कि कौन सा 11 का मल्टीपल हो रहा है। ठीक है? यस, ऑब्वियसली देता ऑप्शंस में, ऑब्वियसली देता। साहिल पूछ रहा है कि सर अगर दोनों 9 का मल्टीपल होगा तो क्या करेंगे? साहिल नहीं होगा, ये चीज पॉसिबल नहीं है। आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये चीज। ठीक है? तो अब ये ट्रिक आपको समझ में आया है। मैंने फिलहाल इसका सॉल्यूशन भी बहुत मेहनत करके यहाँ पे सब लिखा है, जो भी मैंने बोला वो सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है? तो आफ्टर द क्लास पीडीएफ, अगर कोई वीडियो नहीं देखता है, पीडीएफ भी देखता है, तो उसको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, टाइम विल बी 30 सेकेंड्स। 1 मिनट रुक जाओ, मैं पहले एक बार पोल लॉन्च कर लेता हूं। पोल बनाया नहीं है मैंने, तो जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स, पोल बना लेता हूं। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, सेम ट्रिक लगाना है, बिना पेन और पेपर। पेन और पेपर को ऐसे फेंक दो, खाली फोन या लैपटॉप है और आपको आंसर मार्क करना है। और हाँ, पेन और पेपर यूज नहीं करने का मतलब ये नहीं कि आप गूगल में सर्च करोगे। तो जस्ट गिव मी अ मिनट, पोल बना लेता हूं। Okay, so students, I hope you guys are ready. I'll give only 30 seconds का टाइम। ओके, 30 seconds का टाइम दूंगा, फिर पोल को एंड करूंगा। तो चलिए, क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। पोल लॉन्च कर दिया। पॉसिबल है देवेश, बिल्कुल पॉसिबल है। जय माता दी नहीं करना है, किसी ने 2 ही सेकंड के अंदर मार्क कर दिया।
मैं और 30 सेकेंड दे रहा हूँ, 27 सेकेंड हो गया, 28 सेकेंड हो गया, और 30 सेकेंड दे रहा हूँ, बिकॉज ये पहला क्वेश्चन है आपका। गाइस प्लीज डोंट ट्राई टू मेक एनी तुक्काबाजी। जय माता दी, माता जी नहीं बचाएंगे। चलिए, सो एक्चुअली में टाइम मैंने 1.5 मिनट ही दे दिया है, 1 मिनट 27 सेकेंड 28 सेकेंड, इट्स कंप्लीटली फाइन। 1.5 मिनट पे मैंने एंड किया है, और आपको रिजल्ट सिखाता हूँ। 43 लोगों ने वोट किया था, ठीक है, 43 लोगों ने वोट किया था, और उसमें से 25 लोगों का कहना है ऑप्शन सी, 9 का कहना है ऑप्शन डी, 5 का कहना है ऑप्शन बी, एंड 4 का कहना है ऑप्शन ए। तो चलिए अब इसको समझते हैं। क्या मैंने सॉल्यूशन यहां डाला था? नहीं डाला था, ये आपको सॉल्व करना था। सो अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विमल का एज निकालना है, राइट। 1 ईयर एगो, 1 साल पहले, रेशियो ऑफ सूरज एंड विमल्स एज वाज 6:7 रेस्पेक्टिवली। तो 1 साल पहले जो सूरज का उम्र था वो 6 का मल्टीपल, और जो विमल का एज था वो 7 का मल्टीपल, राइट। तो हमको बेसिकली क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स? विमल विमल का एज जो होगा 1 साल पहले 7 का मल्टीपल था, तो आप सबसे पहले -1 कीजिए हर जगह से। आप हर जगह से -1 कर लीजिए अपने मन में। 44 में से जब 1 माइनस करोगे तो क्या 43 आएगा? क्या वो 7 का मल्टीपल है? नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर अगला ऑप्शन है 43, 43 में से 1 माइनस किया तो आया 42, क्या वो 7 का मल्टीपल है? यस, 7 6 42 होता है। नेक्स्ट, 49 में से 1 माइनस किया तो हुआ 48। अब ज्यादातर लोगों ने 49 मार्क किया था, देखा 7 7 या 49, ठीक है, कर दिए, जय माता दी। लेकिन जब आप 49 में से 1 साल पहले की बात थी ना, तो आप पहले 1 माइनस करोगे तो 48 हुआ। क्या 48 7 का मल्टीपल है? नहीं, तो मेजोरिटी तो गलत हो गए, यहाँ पे मेजोरिटी गलत हो गए। उसके बाद 36 में से 1 माइनस किया तो आया 35। क्या 35 7 का मल्टीपल है? यस, 7 5 35। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ के 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, अगला ऑप्शन सॉरी अगला इंफॉर्मेशन की तरफ। अगला इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है? 4 इयर्स हेंस, 4 साल बाद, 4 साल बाद द रेशियो विल बिकम 7:8, मतलब 4 साल बाद जो सूरज की उम्र होगी वो 7 के मल्टीपल होगी, और विमल की जो उम्र होगी वो 8 के मल्टीपल होगी। तो अब हमारे पास कौन से ऑप्शन बचे हैं? हमारे पास बचा 43 एंड 36। अब आपको क्या करना चाहिए? दोनों में 4 ऐड करना चाहिए, तो यहाँ पे भी 4 ऐड कर दिया, यहाँ पे भी 4 ऐड कर दिया, ये बन गया 47, ये बन गया 40। अब आप बताओ कौन सा 8 का मल्टीपल है? ये भाई साहब तो 8 का मल्टीपल नहीं है, ये हो गया। तो इससे हमको पता चल गया कि माय आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। आया समझ में? डू आई नीड टू रिपीट और इट इज क्लियर? आया समझ में ना सबको? तो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग काम करोगे। आई थिंक लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने क्या किया जानते हो? उन्होंने इसको ध्यान ही नहीं दिया। आपने इसको ध्यान नहीं दिया, आपने देखा कि विमल का 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, बाकी सारे एलिमिनेट हो गए, तो आपने ऑप्शन सी मार्क कर दिया, बट उसी को जय माता दी बोलते हैं। साहिल कह रहा है कि सर हम जल्दी में डी किए वो सही हो गया, तो ये अच्छी बात थोड़ी है साहिल। मैथ में 100 क्वेश्चन होता है, कितने कितने आपको सही करोगे आप? समवन रेज हैंड, कौन था? ये संकित खुराना हैंड रेज किए थे, बताइए। चलिए, so I hope you guys are able to get this now.
ये ट्रिक को मैंने नाम दिया हुआ है मल्टीपल ऑफ द रेशियो। तो वी विल प्ले विद द मल्टीपल ऑफ द रेशियो। ओके, नेक्स्ट अगला है रेशियो डिफरेंस। रेशियो डिफरेंस क्वेश्चन, इसको अगेन इस एग्जांपल से समझते हैं और फिर हम एक क्वेश्चन आपको दूंगा, राइट? तो चैट में कोई अभी आंसर लिख के स्मार्ट बनने की कोशिश ना करे। क्वेश्चन सेज एलन इज यंगर देन ट्यूरिन बाय 6 इयर्स। एलन जो है वो ट्यूरिन से 6 साल छोटा है एंड देयर एजेस आर इन द रेशियो ऑफ 7:9। और उनके जो करंट एजेस है वो किस रेशियो में है? वो 7:9 रेशियो में है। ठीक है अनुराग, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखा हूं बट टाइम देखो, मेरा टारगेट है कि आज हम 4 बजे तक इसको खत्म करें। तो टाइम बचेगा तो आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, डोंट वरी अबाउट द क्वेश्चंस, वरी अबाउट द ट्रिक्स। सो एलन इज यंगर देन ट्यूरिन बाय 6 इयर्स। एलन जो है वो ट्यूरिन से 6 साल छोटा है और उनके एजेस का जो रेशियो है 7:9। अच्छा गाइस, एक सिंपल सी चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि एलन की जो रेशियो, एलन अपॉन ट्यूरिन, दिस रेशियो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इज 7:9। ठीक है, तो हमें इधर से भी क्या दिख रहा है, जो रेशियो, अगर जैसे एक रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो, अगर रेशियो में न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है, इसका मतलब रेशियो लेस देन 1 है। यहाँ पे जैसे कि रेशियो 7:9 है तो हमको पता चल रहा है कि एलन की जो वैल्यू है वो ट्यूरिन के मुकाबले कम है। ये तो ऐसे भी पता चल गया। और क्वेश्चन से हमको क्या पता चल रहा है? क्वेश्चन से पता चल रहा है कि एक्चुअल चेंज कितना है, एक्चुअल में कितना कम है, 6 कम है, लेकिन रेशियो में कितना दिख रहा है, रेशियो में कितना कम दिख रहा है, 2 कम दिख रहा है। तो देखो इसका सॉल्यूशन मैंने कैसे रखा है, the ages of Alan and Turing are in the ratio 7:9। 7:9 का रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ था, लेकिन उनका एक्चुअल डिफरेंस क्या है एज का? एक्चुअल डिफरेंस है 6। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इस तरीके के क्वेश्चंस में जो रेशियो का चेंज आया है वो 6 के कारण ही ना आया है। अगर उन दोनों के बीच में एज का कोई गैप नहीं होता, सोचिए कि अगर एलन और ट्यूरिन दोनों के दोनों सेम एज के होते तो वहां पे रेशियो क्या होता? रेशियो होता 1:1। अगर एलन 10 साल का है तो ट्यूरिन भी 10 साल का अगर होता तो उस केस में उनका एज हो जाता 10:10, मतलब 1:1 हो गया। और उस केस में अपना एज डिफरेंस कितना होता? एज डिफरेंस होता 0। तो गाइस अभी अगर यहाँ पे जो रेशियो में कमी आई है 7 और 9, तो जो रेशियो में 2 का गैप दिख रहा है, ये गैप किसके कारण दिख रहा है? ये गैप आया बिकॉज उनके एजेस में एक्चुअल गैप था 6 का, उनमें एक्चुअल गैप था 6 का। आ रही है बात समझ में? तो इसीलिए इक्वेट द रेशियो डिफरेंस एंड एज डिफरेंस। मैं कह रहा हूं कि हमें पता चल गया कि ये जो रेशियो में जो गैप आया है, गाइस प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, अगर इफ एलन is equal to 10 years and Turin is also equal to 10 years, अगर दोनों 10-10 साल के ही होते, दोनों 10-10 साल के ही होते, तो उस केस में रेशियो क्या होता? उस केस में रेशियो होता 10/10, मतलब 1/1, 1:1। लेकिन अच्छा, और एज गैप कितना होता? एज गैप 0 होता, लेकिन यहाँ पे एज गैप 0 नहीं है, यहाँ पे एज गैप 6 है, और इसी के कारण आपको रेशियो में चेंज दिख रहा है। इसीलिए रेशियो के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अनइक्वल है। ओके, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे? आप इस तरीके के क्वेश्चंस में जो रेशियो डिफरेंस है उसको एज डिफरेंस से कंपेयर करोगे। जैसे कि 7:9, 7:9, तो हम ये कह सकते थे कि एलन का एज अगर 7 पार्ट है तो ट्यूरिन का एज 9 पार्ट है। एलन का एज अगर 7 पार्ट है तो ट्यूरिन का एज 9 पार्ट होगा। तो गैप कितना का हुआ? डिफरेंस कितना है रेशियो में? 2 पार्ट का गैप है। तो 2 पार्ट का जो गैप है ये रेशियो का गैप है। एक्चुअल में कितना डिफरेंस है? एक्चुअल में डिफरेंस है 6। तो हमने क्या किया, हमने रेशियो के गैप को एक्चुअल गैप से कंपेयर किया है। हमने बोला कि 2 पार्ट का वैल्यू 6 के बराबर होगा। जो हमको यहाँ पे रेशियो में गैप दिख रहा है 2 का, वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि रियलिटी में उनके एजेस के बीच में 6 साल का गैप है। तो 2 पार्ट का गैप बराबर 6। अगर 2 पार्ट का गैप 6 के बराबर है यूनिटरी मेथड के हिसाब से, फिर आपका एक पार्ट कितना होगा? 6/2, 3 होगा। एक पार्ट का वैल्यू 6/2, 3 होगा। और हमको क्वेश्चन में किसका उम्र पूछा था? हमको क्वेश्चन में पूछा था ट्यूरिन का उम्र। ट्यूरिन के लिए रेशियो क्या था गाइस? ट्यूरिन के लिए रेशियो था, सॉरी, हमें रेशियो में पूछा ये, तो हमारा
वो क्या होता है 9 होता है, ठीक है, हमारा ये 9 होता है। तो उस हिसाब से हमारा 9 पार्ट का वैल्यू कितना होगा, 9 पार्ट का वैल्यू हो जाता है, अगर एक पार्ट का वैल्यू 3 है तो 9 पार्ट का वैल्यू हो जाएगा 27। एक पार्ट का वैल्यू अगर 3 है तो 9 पार्ट का वैल्यू हो जाएगा 27। लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर आप यहाँ पे मल्टीपल ऑफ रेशियो का फंडा लगाते हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा हो, तो आपने वहां पे देखा कि हमारा जो ट्यूरिन का एज है वो 9 का मल्टीपल है, तो इस हिसाब से खाली 35 था जो एलिमिनेट हो रहा था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, तीनों एलिमिनेट नहीं हो रहे थे, राइट? तो यहाँ पे क्या मैंने मल्टीपल ऑफ रेशियोज लगाया है? नहीं लगाया। मैंने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस को यूज किया। मुझे दिख रहा है कि उनके रेशियो में 2 का गैप है और उनके एजेस में एक्चुअल गैप है 6 साल का। तो मैंने क्या किया, रेशियो के गैप को एक्चुअल गैप से कंपेयर किया। तो यहाँ पे अपना स्टेटमेंट क्या बनेगा, 2 पार्ट इज इक्वल टू 6, और अगर 2 पार्ट इज इक्वल टू 6 तो एक पार्ट इज इक्वल टू 3 होगा, और अगर एक पार्ट इज इक्वल टू 3 होगा तो हमको निकालना ट्यूरिन का एज जो कि 9 पार्ट है। तो 9 पार्ट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 पार्ट्स का वैल्यू हो जाएगा 27। आ रही है बात समझ में? आया समझ में कि नहीं? ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन करें। ग्रेट। तो अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम देता हूं, पोल को रिलॉन्च किया हूं। गाइस एकदम तुक्काबाजी नहीं, ठीक है? अगर आप अब यहाँ पे तुक्का लगा रहे हो, आप अपने लाइफ के साथ भी तुक्काबाजी कर रहे हो। कोई इंसान तुक्का मार के सक्सेस नहीं पा सकता है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन सही होगा, एक पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन सही नहीं होंगे। परफेक्ट, अपूर्वा करेक्ट। गाइस इट्स 1 मिनट 30%, 50 लोग हैं, 16 लोगों ने अभी पार्टिसिपेट किया है। चलो मैं 30 सेकेंड और देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शुभम करेक्ट है यार? विवेक सही है। गाइस इक्वेशन नहीं बनाना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इक्वेशन नहीं बनाना है। जो टेक्निक बताइए ये उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है। 1.5 मिनट हो गया है, 50 में से 25 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया। आई थिंक 1.5 मिनट हो गया, अभी भी नहीं हुआ है तो थोड़ा सा एंड करता हूं फिर मैं पोल को। तो लास्ट में 31 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। मैं आपको दिखा देता हूं रिस्पॉन्स। आउट ऑफ 31, 17 have marked option C, 13 have marked option B, and 2 have marked option A. Okay, so chaliye, let's try to understand this. The ratio between the present ages of P and Q is 6:7. तो P का जो करंट एज होगा वो 6 का मल्टीपल है, और Q का जो करंट एज है वो 7 का मल्टीपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि if Q is 4 years older than P, अगर Q P से 4 साल बड़ा है, then what will be the ratio of the ages of P and Q after 4 years? तो P और Q का रेशियो 4 साल के बाद क्या होगा, राइट? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वही लॉजिक लगाओगे आप। उनके करंट एज में कितना गैप है, तो एज डिफरेंस क्वेश्चन ने कितना बताया, 4 साल। क्यू जो है पी से 4 साल बड़ा है, ठीक है? अच्छा, रेशियो डिफरेंस कितना है, तो प्रेजेंट एजेस का रेशियो 6:7 है, तो रेशियो डिफरेंस कितना हुआ, एक। तो एक पार्ट कर दो इधर, ठीक है, 1 पार्ट कर दो। तो यहां से हमको क्लियरली क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स, दैट 1 पार्ट इज इक्वल टू 4, 1 पार्ट इज इक्वल टू 4। अब अगर आप उसके करंट एज निकालना चाहते हो तो पी का करंट एज कितना होगा, 6 पार्ट होगा ना, पी का करंट एज 6 पार्ट होगा, तो कितना हो गया 24। और क्यू का करंट एज क्या होगा,
क्यू का करंट एज होगा 7 पार्ट्स, तो वो कितना हो जाएगा 7 4 28। क्या यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? आर यू गेटिंग दिस? अगर किसी को भी प्रॉब्लम है प्लीज रेज योर हैंड। किसी को भी दिक्कत है प्लीज रेज योर हैंड। ओके आन्या। सो आन्या, यहां पे हमने क्या देखा कि क्वेश्चन कह रहा है कि P का और Q का जो अभी उम्र है, करंट प्रेजेंट जो उम्र है, उसका रेशियो है 6:7 और उनका जो प्रेजेंट एज का डिफरेंस है वो है 4 साल। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने देखा कि अभी उनका एक्चुअल डिफरेंस कितना है, उम्र में एक्चुअल डिफरेंस कितना है, तो 4 साल का है, और रेशियो में कितना डिफरेंस है, तो 1 का है। दोनों इंफॉर्मेशन प्रेजेंट एज से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने देखा कि एक्चुअल चेंज है 4 साल का और रेशियो का चेंज है 1 का। एक्चुअल चेंज है 4 साल का और रेशियो का चेंज है 1 का। तो हमने देखा कि एक पार्ट के कारण ही 4 साल, ये जो 4 साल का गैप आया है, इसी के कारण रेशियो में 1 का गैप आया है। 4 साल का जो एक्चुअल डिफरेंस है उसी के कारण रेशियो में 1 का गैप आया है। नहीं तो रेशियो सेम होता, अगर दोनों की उम्र सेम होते तो रेशियो सेम होता ना, बट रेशियो 6:7 आया है। तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि क्यू का उम्र 4 साल ज्यादा है। तो हम यहाँ से रेशियो गैप हमने निकाला 1 साल का, एक्चुअल गैप है 4 साल का, तो हमने देखा कि 1 पार्ट बराबर 4। अब अगर एक पार्ट का वैल्यू 4 हो गया तो पी का अगर आप करंट एज निकालना चाहते हो तो उसको हम कितना बोलेंगे? आपने रेशियो गैप कहां से निकाला? आपने ये रेशियो गैप 6:7 से ही निकाला था ना। आपने मान लिया कि पी का उम्र 6 पार्ट है, क्यू का उम्र 7 पार्ट है, तभी ना डिफरेंस 1 पार्ट निकल कर आया। तो डिफरेंस 1 पार्ट इज इक्वल टू 4। तो पी का करंट एज कितना है? 6 पार्ट। तो दैट एक्चुअल में कितना होगा? वो हो जाएगा 6 × 4 24। सिमिलरली बी क्यू का करंट एज कितना है? 7 पार्ट्स, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 × 4 28। तो व्हाट इज दिस 24 and 28? 24 and 28 आर द एक्चुअल वैल्यूज, दीज आर द प्रेजेंट एजेस। क्वेश्चन ने क्या आपको प्रेजेंट एज ही पूछा है? नहीं, क्वेश्चन ने आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 इयर्स। तो अभी हमको, हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन क्या निकला है? अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन यही आया है कि प्रेजेंट एज ऑफ P is equal to 24 and present age of Q is equal to 28। यही पता चला ना स्टूडेंट्स, प्रेजेंट एज 24 और 28 है। अब आपसे सवाल पूछा है कि 4 साल बाद इनके उम्र का रेशियो कितना होगा? 4 साल बाद आपने इनके उम्र का रेशियो क्या होगा? तो हम क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड रेशियो विल बी 24 + 4 अपॉन 28 + 4। पी का अभी करंट एज 24 है, तो 4 साल ऐड किए तो वो 28 का हो गया, और क्यू का करंट एज अगर 28 है, 4 साल ऐड किए तो 32 का हो गया। तो 28/32 करोगे तो कितना हो जाएगा? 7 4 4 से डिवाइड करोगे तो 7 4 28, और ये 8 4 32। तो 7:8 हमारा आंसर आ रहा है। आर यू गेटिंग दिस? साहिल पूछा सर पहले वाले में हम एक पार्ट को आधा किए थे, यहाँ क्यों नहीं किए? हमने एक पार्ट को आधा कहाँ पे किया है? हमने यहाँ पे इसलिए हुआ था साहिल, क्योंकि यहाँ पे गैप था 2 पार्ट का। यहाँ पे गैप था रेशियो में 2 पार्ट का, तो 2 पार्ट का गैप था, तो वो एक्चुअल गैप 6 के बराबर किया, रेशियो का गैप देखा था। अल्टीमेटली लॉजिक क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पे साहिल, इक्वेट द रेशियो डिफरेंस एंड एज डिफरेंस। तो रेशियो डिफरेंस को एज डिफरेंस से इक्वेट करना होता है। यहाँ पे भी हमने क्या किया, हमने देखा कि रेशियो का गैप है 1 का और एज का गैप है 4 का, तो हमने अभी भी वही किया, रेशियो गैप को हमने एज गैप से कंपेयर किया। ठीक है अन्या, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अखिलेश पूछ रहे हैं सर रेशियो चेंज 2 रहता तो क्या होता? अखिलेश पूछ रहा है कि अगर रेशियो चेंज 2 होता तो हम क्या करते? तो अखिलेश मैं आपको यहाँ पे साइड में सॉल्व करता हूँ। उस केस में हम लिखते हैं, उस केस में हम रेशियो गैप लिखते हैं 2 पार्ट्स इज इक्वल टू 4। तो वहां से 1 पार्ट का वैल्यू आ जाता 2, 1 पार्ट का वैल्यू 2 आता, और अगर आपका P का उम्र 6 पार्ट है तो 6 पार्ट का वैल्यू निकलता 6 × 2 12, और अगर Q का उम्र 7 पार्ट था
तो आप करते 7 इंटू 2 14, मतलब प्रोसेस एकदम सेम होता. अल्टीमेटली द लॉजिक इज कंपेयर द रेशियो पार्ट विद द एक्चुअल, कंपेयर द रेशियो गैप विद द एक्चुअल डिफरेंस. ओके निहारिका, क्वेश्चंस लेटर. आई एम डिस्कसिंग, आई हैव 5 ट्रिक्स. आप देख सकते हो कि नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 30 मिनट्स, नॉट 30 मिनट्स, ओनली 20 मिनट्स. अभी भी 3 ट्रिक बचे हुए हैं. ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन अभी दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए. लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट, डिविजिबल वैल्यूज. पहला वाला ट्रिक क्या था? मल्टीपल ऑफ द रेशियोज. दूसरा वाला ट्रिक क्या था? तो कंपेयरिंग द गैप ना, रेशियो गैप, रेशियो डिफरेंस. ट्रिक 3 दिया है डिविजिबल वैल्यूज. जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन्स प्रेजेंट एज इज 2/5 द एज ऑफ हिज मदर. तो और आफ्टर 8 years he will be 1/8, after 8 years he will be 1/2 of the age of his mother. क्वेश्चन कह रहा है कि एक पर्सन है, एक बेटा है जो अपने मम्मी के एज का 2/5 है, तो उसकी मदर का एज जितना भी होगा उस लड़के का उम्र उनका 2/5 टाइम्स है. ठीक है, 8 साल बाद क्या होगा? 8 साल बाद जो लड़के का उम्र होगा वो अपनी मदर की एज का हाफ होने वाला है. तो आपको क्वेश्चन में मदर की एज पूछा गया है, राइट? अब देखो इस क्वेश्चन को हम विदाउट पेन एंड पेपर क्या कैसे कर सकते थे. तो पहले अभी समझाने के लिए आई एम राइटिंग डाउन द, जैसे यहां देखो पहला इक्वेशन क्या होता, पर्सन का एज को p मान लो, पर्सन के प्रेजेंट एज को लेट द present age, let the present age of person be p and the present age of mother be m. आप लोग को पता ही होगा, मैंने लीनियर इक्वेशन में बताया हुआ है आप लोगों को कि जनरली मैं क्या करता हूँ कि एजेस के क्वेश्चन में मैं एक्स वाई नहीं लेता हूँ, वहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो जिस इंसानों की बात हो रही होती है उनके नाम का पहला लेटर को मैं उनका प्रेजेंटेज मान लेता हूँ. तो यहाँ पे पर्सन और उसकी मदर के बारे में बात हो रहा था, इसलिए जो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया है, इस सॉल्यूशन में मैंने यहाँ पे p लिखा हुआ है और यहाँ पे m लिखा हुआ है. तो आपको पता रहना चाहिए कि p क्या है, वो प्रेजेंट पर्सन का प्रेजेंटेज है, और m क्या है तो उसकी मदर का प्रेजेंटेज है. तो क्वेश्चन के हिसाब से पहला लाइन क्या कह रहा है, p इज इक्वल टू 2/5 टाइम्स ऑफ m. p इज इक्वल टू 2/5 टाइम्स ऑफ m. इससे क्या पता चलेगा स्टूडेंट्स? अच्छा यहाँ पे हो सकता है कि ये किसी को दिक्कत हो रही है समझने में. p इज इक्वल टू 2/5 टाइम्स ऑफ m. तो इससे क्या पता चलेगा? m शुड बी डिविजिबल बाय 5, यस और नो? इससे क्या पता चलेगा? m शुड बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, राइट? वरना होल नंबर आएगा ही नहीं. और ऑप्शंस वगैरह देखोगे तो आपको पता चल ही रहा है कि अगर इस तरीके से आंसर है, सारे ऑप्शंस को देखो, सारे ऑप्शंस को देखो. ठीक है, आप लोगों ने भी एजेस का क्वेश्चन किया हुआ है, तो एजेस के क्वेश्चंस में मंथ वगैरह में एजेस नहीं आते ना, हमेशा होल नंबर रहता है. तो आई एम टेकिंग दैट एडवांटेज, आई एम टेकिंग दैट एडवांटेज. ठीक है, सो नाउ जब आप ये चीज अपने माइंड में फिट कर लिए कि यार पहला लाइन से तो हमको यही पता चला 2/5 का 2 तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि मदर की जो एज होने वाली है वो 5 से डिविजिबल होगी. मदर की जो एज होगी वो 5 से डिविजिबल होगी. तो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया? 62 आपका 5 से डिविजिबल नहीं है, 56 भी आपका 5 से डिविजिबल नहीं है. क्या बचा आपके पास? बचा 45 और 40. आपके पास बचा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी. इतना तक क्लियर है क्या? आर यू गेटिंग दिस स्टूडेंट्स? आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, नेक्स्ट. फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आफ्टर 8 years, 8 सालों के बाद अब जो मदर की एज होगा उसका हाफ कौन होगा? उसका बेटा. तो मतलब 8 साल के बाद मदर की एज विल बी डिविजिबल बाय 2 और नॉट 1/2 ना, 1/2 टाइम्स ऑफ m plus 8 होता. चलो इक्वेशन भी वैसे डाला हुआ है इधर. आफ्टर 8 years m plus 8, मतलब मैंने क्या किया, ऑप्शन में ऐड कर दिया. ठीक है, इक्वेशन क्या होता? 8 साल के बाद का इक्वेशन होता p plus 8 इज इक्वल टू हाफ ऑफ m plus 8. अब मैं चाहता हूं कि मैं इस इक्वेशन मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई नो कि 8 साल ऐड करो ऑप्शंस में, जो भी 2 से डिविजिबल होगा वही मेरा आंसर होना चाहिए. 8 ऐड करेंगे और जो भी मेरा आंसर होगा वो हो जाएगा. तो जैसे 45 में 8 ऐड करोगे तो 53 बनेगा, जो 53 2 से डिविजिबल नहीं होता है.
40 में अगर 8 ऐड किया तो 48 बना, जो कि 2 से डिविजिबल होता है। तो यहां से हमें पता चल गया कि माय आंसर टू द क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, ये सॉल्यूशंस को एक बार यहाँ पे देख लीजिए, रीड कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो बताइए। मिष्टी ने बोला है कि सर बहुत से केस में सारे ऑप्शन डिविजिबल नहीं हो सकते, एलिमिनेट नहीं हुए कोई भी, तब मिष्टी एक्सपीरियंस, अगर मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं तो डेफिनेटली देयर विल बी, ठीक है। मतलब कि क्या होता है कि एनटीएसी में अल्टीमेटली यू हैव 120 मिनट्स टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर डिवाइड करोगे तो 72 सेकेंड्स पर क्वेश्चन का हिसाब होता है, जिसमें कुछ बड़े मुश्किल क्वेश्चंस भी होते हैं, तो कुछ बड़े इजी क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ये ट्रिक्स आप वहां पे अप्लाई करो। 10 में से 9 केसेस है जहां पे इनमें से कोई ट्रिक वहां पे लगेगा। एक केस जो है वहां पे फिर आपकी इंटेलिजेंस आएंगी, वहां पे इंटेलिजेंस आएंगी। दिव्यांशु पूछ रहा है सर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता बेटा वहां, लेकिन जय माता दी करके भी कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज कट ऑफ बहुत हाई जाता है। लेट मी टेल यू, स्टेट लेवल पे जो दोगे वो बिहार का होगा, तो वहां पे कट ऑफ कम रहेगा, ठीक है। बिहार में बहुत कम लोग बढ़ते हैं, 120 130 का कट ऑफ जाएगा, शायद 150 चला जाए। लेकिन दिल्ली वगैरह आपको पता होना चाहिए, दिल्ली में 200 में कट ऑफ जाता है 176 178। जनरल के लिए तो आई थिंक जब मैं दिल्ली में पढ़ा रहा था 185 का कट ऑफ गया था, और मेरे स्टूडेंट का लगभग 168 आया था, बड़ा रोया था वो। 180 सोच रहे हो कट ऑफ कितना गया, 200 में से 185 फॉर जनरल, मतलब 92.5% का कट ऑफ गया था। दिस वाज फॉर दिल्ली, बिकॉज दिल्ली में कंपटीशन हाई है, सेम राजस्थान। एनीवेज गाइस, क्या ये चीज समझ में आया? जल्दी बोलो यस और नो, आर यू गेटिंग दिस? क्या हो गया अवनीश, कैमरा ऑन करके क्या दिखाना चाहते हो? ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। प्लीज सॉल्व दिस विदाउट पेन एंड पेपर यूजिंग द सेम लॉजिक। पोल शुरू कर रहा हूं। क्वेश्चंस की एक फाइल में आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगा, टेंशन मत लो उसके लिए। मैंने जो एनटीएसी वाली बुक शेयर की आप लोगों के ग्रुप पे, आप उसमें भी देख सकते हो। ओके तो 1.5 मिनट का टाइम हो चुका है। एंडिंग द पोल एंड रिजल्ट शेयर करता हूं। 25 लोगों ने वोट किया था, बड़ा कम नंबर है इस बार, जिसमें 10 लोगों ने ऑप्शन सी मार्क किया। तो चलो देखते हैं मेजॉरिटी सही है या गलत है। चलिए, Sandeep's age after 6 years will be 3/7 of his father's age. 10 years ago, the ratio of their ages was 1:5. What is Sandeep's father's age? तो हमें संदीप के फादर की एज निकालनी है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि Sandeep's age after 6 years will be 3/7 of his father's age. मतलब 6 साल बाद ना, 6 साल बाद जो फादर की एज होगी और जो संदीप की एज होगी, कहीं ना कहीं गाइस ये क्वेश्चन पर कि इतना स्टेटमेंट एक तरीके से वो रफ इक्वेशन आपको अपने माइंड में बनाना पड़ता है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि कोई लीनियर इक्वेशन में डब्बा है और यहाँ पे वो हीरो बन जाएगा, पॉसिबल नहीं है।
अल्टीमेटली लीनियर इक्वेशन में भी क्या करते हो, यू रीड द क्वेश्चन, यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड यू फ्रेम द इक्वेशन समहाउ। यहाँ पे भी वो चीज अपने दिमाग में हो रही होती है, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो इक्वेशन बनना चाहिए कि ओके s plus 6 is equal to 3/7 of f plus 6 होगा, only then you can solve the questions. okay, so now पहले तो 6 ऐड करना है क्योंकि 6 साल बाद की बात हो रही है, तो अब यहाँ पे आप सीधा 7 से डिवाइड मत कीजिएगा। कुछ लोगों ने ऑप्शन डी मार्क किया होगा ये देखकर कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है, दैट विल बी रॉन्ग बिकॉज क्वेश्चन के मुताबिक 6 साल ऐड करना है। तो पहले तो हम हर जगह +6 करेंगे, पहले तो आप हर जगह +6 करोगे, उसके बाद देखो कि कौन सा 7 से डिविजिबल हो रहा है। तो 43 + 6 49 7 से डिविजिबल होगा, 60 + 6 66 7 से डिविजिबल नहीं है, 50 + 6 56 7 से डिविजिबल है, 56 + 6 हो गया 62 7 से डिविजिबल नहीं है। ओके नेक्स्ट, किसी ने संदीप की एज निकाल दी ना। अगला स्टेटमेंट 10 years ago 10 साल पहले। अब हमारे पास कौन से ऑप्शन बचे हैं 43 एंड 50। तो 10 साल पहले मतलब 10 माइनस करो, अब ये वैल्यू आया 33 और यहां पे वैल्यू आया 40। 10 साल पहले द रेशियो ऑफ द एजेस वाज 1:5। इसका मतलब क्या कि जो 10 साल पहले फादर की एज होगी वो 5 का मल्टीपल होगा। 10 साल पहले जो फादर की एज होगी वो 5 का मल्टीपल होगा। कौन सा दिख रहा है आपको, 33 तो नहीं हो सकता, सो द आंसर बिकम्स 40। और 40 कहां से आया था, ऑप्शन सी से आया था, तो इसीलिए ये एलिमिनेट और ये मेरा आंसर बन गया। आई होप यू आर गेटिंग दिस नाउ। ऐसा क्यों किया, एडिशन क्यों किया, बिकॉज ऑप्शन में मेरे पास क्या दिया, ऑप्शन में मुझे संदीप की फादर की प्रेजेंट एज दी हुई है, लेकिन पहला स्टेटमेंट किसके बारे में बात कर रहा था, 6 साल फ्यूचर की बात कर रहा था। सेकेंड स्टेटमेंट किसके बारे में बात कर रहा था, 10 साल पास्ट की बात कर रहा था। तो जब 6 साल फ्यूचर की बात कर रहा था तो इसलिए मैंने सारे ऑप्शंस में 6 ऐड कर दिया ताकि सारी वैल्यू 6 साल फ्यूचर की निकल गई। और अब मैंने वहां पे इस कंडीशन को फिट किया, वहां से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। फिर मैंने देखा बाकी दोनों ऑप्शन में मैंने 10-10 साल माइनस किया, ठीक है, 10-10 साल माइनस किया प्रेजेंट के मुकाबले। तो यहाँ पे मुझे दिखा कि जो 50 है 10 माइनस किया तो 40 हुआ, वो 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसीलिए मेरा ऑप्शन सी आंसर हो गया। ठीक है नेक्स्ट, चेंज इन रेशियो, दिस इज अ सिंपल वन। ये क्या कहते हैं कि ये बहुत थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट कह सकते हो। लेस इंपॉर्टेंट मतलब अगर आ गया तो ये सोना चांदी वाला हिसाब है, बिकॉज आप पढ़ते आंसर कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फादर इज एज्ड 3 times मोर देन हिज सन सुनील। फादर की उम्र सुनील की उम्र से 3 गुना ज्यादा है। आफ्टर 8 years he would be 2.5 times of सुनील्स एज। अभी मतलब अभी फादर की जो एज है वो सुनील के एज से 4 गुना ज्यादा है। मतलब 3 times मोर का मतलब होता है f = 4 बन जाएगा। 8 साल बाद फादर विल बी 2.5 गुना। 8 साल बाद जो फादर की एज होगी वो सुनील के एज के 2.5 गुना होने वाली है। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज अगर देखोगे, प्रेजेंट में अगर f अपॉन s देख रहे हैं तो कुछ 4:1 आएगा। 8 साल बाद आफ्टर 8 years, आफ्टर 8 years, अच्छा जिनको लग रहा है कि 3:1 की जगह 4:1 लिखा है सर ने, गाइस अगर मैं बोलूं कि आपके पास 100 रुपए है, अगर आपके पास 100 रुपए और मेरे पास जो पैसा है वो आपके अमाउंट से 3 times मोर है, वो आपके पैसे से 3 times मोर है। मैं नहीं कह रहा 3 गुना, नहीं कह रहा हूं 3 गुना का मतलब 300 होता है, 3 times मोर का मतलब 300 + 100 हो जाएगा। ठीक है 300 + 100 हो जाएगा, क्योंकि जब आप जैसे आपके पास 10 रुपए मेरे पास 12 रुपए, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव 2 rupees मोर देन व्हाट यू हैव, आई हैव 2 rupees मोर देन व्हाट यू हैव। तो जब मोर होता है तो ऐड करते हैं। जब मैं बोलूंगा कि आई हैव डबल ऑफ व्हाट यू हैव, तो सीधा आपके नंबर को इंटू कर दिया जाता है, राइट। तो 8 साल बाद हमको रेशियो कितना दिख रहा है, 8 साल बाद हमको रेशियो दिख रहा है 2.5/1, है ना, 2.5/1। तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने लगाया है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है गाइस प्रॉपर। अभी चलो ये गलती से यहाँ 3:1 लिखा हुआ है। नाउ f/s इज 4:1। 8 साल के बाद 2.5:1 होगा, 16 साल के बाद कितना होगा। तो गाइस यहाँ पे लॉजिक ये है कि एज द ईयर पासेस द रेशियो ऑफ द एजेस विल ऑलवेज डिक्रीज। ये कैसे लॉजिक बता रहा हूँ कि देखिए, अगर
अभी मान लो कि मैं सिनेरियो ले लेता हूं, पहला था 40 और 20 मान लो, ठीक है, 40 और 20 मान लो। 10 साल बाद कितना होगा, एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखा रहा हूं। 10 साल बाद कितना होगा, 40 वाला बन जाएगा 50, 20 वाला बन जाएगा 30, और 10 साल बाद कितना होगा, 50 वाला बन जाएगा 60 और 30 वाला बन जाएगा 40। तो गाइज अगर आप रेशियो कैलकुलेट करते हो, अगर आप रेशियो कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे रेशियो आएगा 40/20, जो कि आया 2:1। यहाँ रेशियो कैलकुलेट करोगे तो आएगा 5:3। यहाँ रेशियो कैलकुलेट करोगे तो आएगा 3:2। 3:2 का वैल्यू हो गया 1.5, ये वाला वैल्यू हो गया 1.6। ठीक है, लॉजिकली क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे हम वैल्यू ऐड करते हैं ना, सेम नंबर जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे हो, सेम नंबर, हाँ सेम नंबर ऐड कर रहे हो, तो आगे बढ़ते रहोगे फ्यूचर में तो आपका रेशियो जो है वो कम होता है, रेशियो का वैल्यू धीरे धीरे कम होता है। इसीलिए जब करंट रेशियो था 4:1, 8 साल बाद वो रेशियो बन गया 2.5:1, और 16 साल बाद क्या होगा, अब जो रेशियो होगा वो 2.5:1 से कम होने वाला है। ठीक है, अब जो रेशियो होगा वो 2.5:1 से कम होने वाला है। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें, ऑप्शन बी कह रहा है 3 टाइम्स। अगर 8 साल बाद ही रेशियो 2.5:1 हो गया था, तो 16 साल बाद तो 2.5:1 से कम होने वाला है। तो ऑप्शन बी पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन सी पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन डी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, सिर्फ एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, दैट इज ऑप्शन ए। अगर हम इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तो दिस विल टेक एटलीस्ट 1 minute, and trust me, this is a question which was on internet. I did not pick it up, but yes, uh, you could have solved this question in this way also. आप चाहो तो घर पे इक्वेशन बना के देखिएगा, आपको वही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट लिखा है मैंने, एज द ईयर पासिस the ratio of the ages will always decrease. So after 16 years, the ratio should be less than 2.5:1, 2.5:1 से कम होना चाहिए। और सिर्फ एक ही ऑप्शन मैंने डाला था जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसीलिए ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगेन आपको टाइप्स याद रखना पड़ेगा अपने दिमाग में। ओके, ट्रिक्स याद रखने का मतलब है टाइप्स याद रखना पड़ेगा। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, करे हो तो ये वाला क्वेश्चन, The age of father 10 years ago was thrice the age of his son. 10 साल पहले जो फादर की उम्र थी वो अपने बेटे की उम्र से 3 गुना थी। 10 साल बाद, एक सिचुएशन है अभी से 10 साल पहले, अगला सिचुएशन है अभी से 10 साल बाद, फादर्स एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ सन। तो व्हाट इज देयर प्रेजेंट एजेस, व्हाट इज देयर प्रेजेंट एजेस? ओके, मैं पोल ही लॉन्च नहीं किया ना, चलो 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 चलो, 30 सेकेंड्स का पोल करूंगा।
ओके, सो ज्यादा टाइम निकल गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेजोरिटी कह रहे हैं, 13 लोग कह रहे हैं ऑप्शन बी, 10 लोग कह रहे हैं ऑप्शन सी। चलिए, तो गाइस सिंपल सा लॉजिक क्या है, 10 साल पहले क्या रेशियो दिया, 10 साल पहले रेशियो था 3:1 का, ठीक है। 10 साल बाद कितना रेशियो है, 2:1। तो लॉजिकली बीच में रेशियो आएगा। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हमारे रेशियो क्या है, घटना चाहिए। तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा a by b, it should be greater than 2:1 but it should be less than 3:1, yes or no। हमारा जो भी वैल्यू होगा it should be greater than 3:1 but it should be greater than 2:1 but less than 3:1, क्योंकि बीच वाली है वैल्यू। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ऑप्शन ए एलिमिनेट, क्योंकि वो तो लेस देन 1 दिख रहा है, 6/9 लेस देन 1। ऑप्शन बी को देखो 7/3, मतलब 2 पॉइंट ऊपर, 2 से ऊपर निकल गया, 2 से ऊपर निकल गया और 3 से कम है। 7/3 को कैलकुलेट करोगे तो ये 2.33 आ रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी है, ये एक पॉसिबिलिटी है। ऑप्शन सी पे आइए, 13/4, ये 3.25 हो जाएगा, हाँ 3.25 हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया। और ऑप्शन नंबर डी 7/5, इसको कैलकुलेट करो तो 1.4 आ रहा है, 1.4, 1.4 तो 2 से भी छोटा निकल गया ना, हमको 2 से बड़ा चाहिए, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ऑप्शन बी, विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आर यू गेटिंग दिस? इट वाज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, इट इज जस्ट दैट आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी, बट आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे आप सेम नंबर ऐड करते चलोगे ना, तो रेशियो जो है धीरे धीरे डिक्रीज करते जाएगी। सेम नंबर जब भी रेशियो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड होता है तब, ठीक है। तो लास्ट ट्रिक आ रहा है, ये मुश्किल क्वेश्चन भी है। दिव्यांशु एक बार रिकॉर्डिंग देखो तो, आई थिंक मुझे यहाँ पे कुछ और रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सेम चीज मैंने दोनों जगह पे किया है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ट्रिक नंबर 5, डिफरेंट टाइमलाइन। यहाँ पे बोला जा रहा है आयशा's father was 38 years of age when she was born, while her mother was 36 years old when her brother 4 years younger to her was born। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट ध्यान से पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि दो अलग अलग टाइमलाइन दिया हुआ है। एक टाइमलाइन है यहां से लेके यहां तक का, और एक टाइमलाइन है यहां से लेके यहां तक का, ठीक है। पहला लाइन को पढ़ोगे, आयशा's father was 38 years of age when she was born। इसका मतलब है जब आयशा का जन्म हुआ था तो उसके पापा का उम्र था 38, ठीक है। अगली लाइन कह रही है while her mother was 36 years old when her brother 4 years younger to her। तो ये लाइन का मतलब क्या है कि उसकी मदर 36 साल की थी जब उसका भाई पैदा हुआ था, आयशा का भाई पैदा हुआ था, और आयशा का जो भाई है वो आयशा से 4 साल छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन है। पहला इंफॉर्मेशन है कि मदर was 36 years old when her brother was born। second information is that the brother is 4 years younger to आयशा, ओके। तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस में दो अलग अलग टाइमलाइन है, क्योंकि एक टाइमलाइन बता रहा है जब आयशा का जन्म हुआ था, दूसरा टाइमलाइन है जब उसके भाई का जन्म हुआ था। तो ऐसे में क्या करते हो, तो सबसे पहले ये चीज को लिखा हुआ है आयशा's father was 38 years old when she was born। तो मैंने एफ मतलब फादर की एज, ए मतलब आयशा की एज, ठीक है। अगेन वही जो भी आदमी है उनके स्टार्टिंग लेटर का मैंने प्रेजेंट एज माना हुआ है, तो F38A0। नेक्स्ट, her mother was 36 years old when her brother was born, right। जब उसका भाई पैदा हुआ था तो उसकी मदर का उम्र था 36 years old। सो मैंने एम है मदर की एज, प्रेजेंट एज को माना है, और बी मैंने उसको भाई की एज को माना है। तो जब उसका भाई जन्म हुआ था तो उसकी एज को 0 मान सकते हैं, और उस टाइम पे उसकी मदर का एज आया 36, ठीक है। तो ये एक टाइमलाइन है, ये दूसरा टाइमलाइन है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या था, हर ब्रदर इज 4 years younger to her। क्वेश्चन के मुताबिक उसका भाई जो है वो 4 साल छोटा है। तो हम इधर क्या करेंगे, हमको टाइमलाइन सेम करना है। हमको टाइमलाइन सेम करने का मतलब क्या हुआ कि आप सबको सेम पीरियड पे ले आओ। क्या आप ये पता कर सकते हो कि जब उसका भाई पैदा हुआ था उस टाइम पे
उसके फादर की उम्र कितनी थी, क्योंकि हमें ये पता है कि जब वो पैदा हुआ था, जब उसका भाई पैदा हुआ था तो मदर का एज था 36 और आयशा का एज था 4। तो बाकी दोनों का उम्र तो मुझे पता है, मुझे बस आयशा के फादर की उम्र का ही हेडेक है। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, एज दीज 3 इक्वेशंस आर नॉट इन द सेम टाइमलाइन, कंपेयर द वैल्यूज एंड मेक इट सेम। वैल्यूज को कंपेयर करके हम सेम करेंगे। अगर आप इक्वेशन 2 और 3, ये अपना 2 और 3 है, अगर उसको कंपेयर करते हो तो यहाँ पे देखो बी दोनों जगह पे सेम है ना, यहाँ पे बी दोनों जगह पे सेम है, वही चीज लिखी हुई है, द कॉमन वैल्यू बी इज सेम। तो उस हिसाब से हमारा ये एक इन दोनों को कंबाइन करके अगर हम टाइमलाइन बनाएंगे तो एम ए बी, मदर आयशा ब्रदर, तो ये मदर की एज 36, उस टाइम पे आयशा 4 साल एंड ब्रदर का एज 0। तो ये हमारा टाइमलाइन निकल कर आ गया, ठीक है, ये हमारा टाइमलाइन निकल कर आ गया। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन 1 और 3, 1 मतलब ये वाला ऊपर वाला और 3 हो गया अपना नीचे वाला। अगर हम उनको कंपेयर करेंगे तो वहां पे ए का वैल्यू 0 था, जबकि नीचे में ए का वैल्यू 4 है। तो अगर आपको सेम करना है तो 2 ऑप्शन है, या तो नीचे से 4 माइनस कर दो या ऊपर में 4 ऐड कर दो, ठीक है। तो बेटर होगा ऐड कर दो, बिकॉज हम उससे हमको उनका एज पता चल जाएगा जब भाई पैदा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, टू मेक इट इक्वल एड 4 विथ इक्वेशन 1। तो जब आप इक्वेशन 1 में यहाँ पे जब आप 4 ऐड करोगे तो f की वैल्यू 42 हो जाएगी और a की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है, a की वैल्यू हो जाएगी 4। तो फाइनली उस हिसाब से जब a का वैल्यू 4 है तो हमको वहां से दिख गया f का वैल्यू आ रहा है 42, तो यहाँ पे f लगा दो, 42 कर दो। तो यहाँ से हमको उनके एजेस के बारे में पता चल गया, और वही स्टूडेंट मैंने यहाँ पे कंबाइन किया हुआ है, f42 a4 m36 b0। एंड फाइनली आपसे सवाल पूछा गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ आवर पेरेंट्स, दोनों के पेरेंट्स मतलब फादर और मदर के एज में कितना गैप था। तो फादर का एज निकला 42, मदर का एज निकला 36, कितना का गैप है, 6 का। तो वही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट, मुझे एंड करना है सेशन। वी हैव अ स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा एंड वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट क्लास अगर आपसे नहीं होता है। लेट मी टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। I was as old as you are at the present. If the father is 30 years old now, x0, ओके, तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे डाल देता हूँ 0x x 2x is equal to 38, x का वैल्यू 19, x का वैल्यू 19, 5 साल पहले 14। तो ये आपका ऑप्शन होना चाहिए, देख लीजिएगा, नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ दिस इज ओवर एंड पीडीएफ, आकाश पीडीएफ वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ्स के अंदर ही आपको मिल जाएगा, ठीक है, मैथ्स के अंदर ही मिल जाएगा। वैसे एक नया फोल्डर बनाऊंगा मैं मैथ का, और उसका नया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बट अभी मैथ्स में मिल जाएगा, ओके। तो चलो, आई एम एंडिंग द सेशन हियर, बाय एवरीवन। A1 स्टूडेंट्स गेट रेडी, 4:30 में हमारी क्लास है। होमवर्क सबमिट नहीं किया तो सबमिट कर लो, वरना जानते हो क्लास कर नहीं पाओगे। अमृत पूछ रहा है कि सर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कब करेंगे, क्वेश्चन कैसे करना है, वो हम लोग बताएंगे यार, मैं सारे क्वांट्स के टॉपिक वो करूंगा, ठीक है, सारे क्वांट्स के टॉपिक पे मैं आऊंगा। चलो, so I'm ending it now. Bye everyone.